आतंक की कमर तोड़ी गई है, आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। झारखंड, यूपी और हमारे प्रदेश राजस्थान में कार्रवाई हुई है। खुलासा हुआ है अलकायदा गजवा-ए हिंद का ख्वाब पाले इस आतंकी संगठन ने अपना टेरर मॉड्यूल बना लिया था। 14 आतंकी गिरफ्तार हुए, इनमें से 6 भिवाड़ी से, और मिला है गोला बारूद का जखीरा। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रश्न कई हैं, जैसे क्या ये सभी घुसपैठिए हैं या इन्हें भारत से ही हायर किया गया? हथियार जहां कहीं से भी मिले, प्रदेश प्रदेश कैसे पहुंचे? इनका मकसद क्या था? ये कब से यहां थे? पकड़े क्यों नहीं गए? जंगलों में हथियार चलाने की प्रैक्टिस अनसुनी कैसी चली गई? और जिन्हें ट्रेनिंग दी गई वो कहां है? ऑपरेशन ऑल आउट का ये मिशन तो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, पर ऑपरेशन जारी रहेगा और चैलेंज भी। प्रश्न कई हैं, पर एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या हमें डर के साए में जीना है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी मेरे साथ हैं, और साथ ही योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। योगेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, वो ये कि इसमें कोई दौराय नहीं है कि दिल्ली की स्पेशल सेल और जांच एजेंसियों ने जो सफलता हासिल की वो तारीफों के काबिल है। बेहतरीन मिशन रहा, बेहतरीन ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया गया। लेकिन जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उसकी वजह से यह कहना पड़ रहा है कि क्या यह जश्न का विषय होना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, मैं स्पेशल ब्रांच जो है दिल्ली की, उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैंने उनसे मिलकर के काम किया हुआ है। जब बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी तो दिल्ली बम ब्लास्ट है, जयपुर है, हैदराबाद गोकुल चाट है, इस तरह की घटनाएं हुई थी। और आप देखिए 2007 से लेके 2013 के बीच में इस प्रकार की बम ब्लास्ट की करीब 15 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिसके अंदर 200 से 250 आदमी जिनकी मृत्यु हो गई और घायल हो गए। दिल्ली स्पेशल ब्रांच की खासियत है कि उनके पास भारत के प्रत्येक स्टेट से उन बदमाशों के जो इस प्रकार का काम करते हैं उनके सबके नंबर रहते हैं। ये उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम डिले कैसे हो रहे हैं। डिले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब से मतलब आज से 5 साल पहले से 10 साल समझ लीजिए, जब से स्टेट्स में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आई हैं, तब से इन्होंने हमारी पुलिस तुम्हारी पुलिस कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब स्पेशल ब्रांच कोई काम करता है तो स्पेशल ब्रांच को वाकई में शक रहता है कि हम अगर पहले उनको ये बात बता देंगे तो पता नहीं इसका क्या असर होगा। लेकिन अब के बार जो उन्होंने किया है वह डिले है, लेकिन अब के बार जो किया है झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यहाँ, इन्होंने सारी पुलिस से मिलकर, जो एटीएस है उससे मिलकर बड़ी गोपनीय तरीके से इस प्रकार की। लेकिन मेरा एक काउंटर है, दिल्ली में पुलिस और स्पेशल सेल ये केंद्रीय गृह विभाग के अंडर में है। जी हाँ, बिल्कुल। और यूपी में लंबे समय से अभी बीजेपी की सरकार है। झारखंड में तो चलिए वो स्थिति नहीं बनती। राजस्थान में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं कि जो डिले हो रहा है ना, 2013 के बाद से 10 साल निकल गए, उसके बीच में हमने इस प्रकार के किसी भी मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। पीएफआई, ये पीएफआई तो है, लेकिन पीएफआई देखिए वो तो सामने है कि उनकी वो ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये मॉड्यूल सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिस प्रकार से बम ब्लास्ट वाले थे पहले, जिन्होंने सब जगह बम ब्लास्ट किए हैं, उस तरह के मॉड्यूल ये उनसे ज्यादा खतरनाक थे कि इनके पास हथियार और गोला बारूद, ये जंगल में आगे ट्रेनिंग देते थे, लोगों को अलग अलग प्रकार से तैयार करते थे। और बताऊंगा आपको कि ये वीपीएन सिस्टम, आईपी एड्रेस बाहर का लेकर के आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। अच्छा, अब इसको तोड़े कैसे? तो तोड़ने के लिए स्पेशल ब्रांच को बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ा, वीपीएन एड्रेस से लेने पड़े। अब अगर कोई वीपीएन एड्रेस के माध्यम से कोई किसी से बात कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? कोई पता ही नहीं चल सकता। नहीं, लेकिन मिशन ने क्या किया ना, सवाल और गहरा दिए। जैसे ये कब से यहां पर थे, दूसरा ये कि अब हथियार ऐसा तो नहीं है कि रातों रात घरों में पैदा हो गए। AK-47 जैसे हथियार कहीं से तो ट्रैवल होकर आ रहे हैं, सड़कों पर से गुजर रहे हैं, इनके पास पहुंच रहे हैं। ये यहीं के थे या घुसपैठिए हैं? सवाल तो और गहरा गए हैं ना। देखिए, बिल्कुल अभी हो रहा है। अब जैसे आज ट्रेस आउट हुआ है तो अब धीरे धीरे पता लग जाएगा कि भाई अलवर जो पकड़े गए हैं अपने यहाँ भिवाड़ी से 6, भिवाड़ी से, वो
भिवाड़ी के लोकल नहीं है रहने वाले, वो कहीं बाहर के हैं। तो अब पता चलेगा अपने को पूरी जानकारी आने के बाद कि ये बाहर के हैं, तो ये हैं कहाँ के, इनको किसने ट्रेन किया। जैसे वो डॉक्टर का नाम आ रहा है इश्तियाक का, तो ये है कौन और इसने किस प्रकार से तैयार किया है। तो जो तैयारी की है इन्होंने तोड़ने के लिए इसीलिए टाइम लगा कि सोशल मीडिया पर या जो सिस्टम एडॉप्ट किया गया है बातचीत करने का। अब आपने यहाँ देख लीजिए, जगह जगह बम की सूचनाएं आती है, उस स्कूल की आएगी, उस अस्पताल की आएगी, एयरपोर्ट की आएगी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। इसी तरह से इनको ट्रेस आउट करने के लिए अब पुलिस को बड़ा जोर लगाना पड़ता है और कड़ी से कड़ी जोर। डराने वाली बात यह है सर, इसीलिए इतना टाइम लगा। डराने वाली बात यह है कि जो 6 लोग राजस्थान के से पकड़े गए हैं, वो ट्रेनिंग देने वाले थे, और अगर वो ट्रेनिंग दे रहे थे तो किन किन को ट्रेनिंग दी है, अब उनको भी ट्रेस करना जरूरी है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा भी जुड़ चुके हैं। करणवीर भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। लेकिन सवाल मेरा विकास सोमानी जी आपसे है। आपके दावे के अनुसार आतंकी अब कमर तोड़ चुके हैं। आपके दावे के अनुसार नोटबंदी के बाद अब उनके पास पैसा नहीं होना चाहिए था, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए थे, इतने महंगे महंगे, है ना। मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आज एक बड़ी सफलता हासिल की, ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं हो पाई? इंटेलिजेंस एजेंसियां जिस तरह से वर्क कर रही है, तो आप ये देखें सुपिल जी कि जब तक इनपुट मिला, इनपुट के आधार पर स्पेशल टीम ने कार्य किया। जब जम्मू से ये दिल्ली, और दिल्ली भारत की कैपिटल और कई मूवमेंट करने के लिए इस तरह के जो संगठन किस तरह से जो कार्रवाई कर रहे हैं, अब आप देखें कि अलकायदा के लोग हैं ये, और देश के बीच में कहीं पर मिले हैं, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के पास कहीं पर मिले। वो कैसे मूव किए, हथियार कैसे मूव किया? मैं आपसे क्या कहूं कि कुछ जिहादी संगठन इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, तो लगातार ये इस मिशन में लगे रहते हैं और नए नए को मतलब ट्रेंड करके और इस अपराध की ओर अग्रसित करते हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब से लगातार इंटेलिजेंस मजबूत हुई है और केंद्र सरकार, आप देखें कि केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन में दिल्ली स्पेशल टीम को जो पावर नहीं, इंटेलिजेंस अगर मजबूत होता तो ये ट्रेनिंग सेंटर लग ही नहीं पाता। पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे इंटेलिजेंस अगर मजबूत होता तो ये ट्रेनिंग कैंप लग नहीं पाते, हथियार यहां आ नहीं पाते, ये टीचर बन नहीं पाते, किसी को ट्रेन कर नहीं पाते। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर का जो रूप, जहां जैसे अभी देखिए आप यूपी में, रांची में और फिर राजस्थान में जो इनका नेटवर्क इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, कर ली, ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा आपको, कई जगह देखे तुष्टिकरण के चलते हुए, कई जगह ट्रेनिंग एक ऐसा जो है तुष्टिकरण की नीति के चलते कई बार कहीं संरक्षण भी हुआ, कई रैलियां भी ऐसी निकलती है। आप देखें यूपी में मान ले, कई जगह भी मान ले, तो यूपी में तो आप कानून व्यवस्था, तो आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था देखो कहां चले बुलडोजर इनमें से? कानून व्यवस्था सख्त है, जब ये कार्रवाई हो रही है। और आप देखें, अरे भाई आप विश्वास मानिए विकास भाई, इंटेलिजेंस डिले मोड पर काम कर रही है, जो अभी योगेन जी ने बोला, और डिले मोड का एक रीजन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तब आप ये ऑपरेशन ऑल आउट टोटली सक्सेसफुल होगा। अभी तो ऑपरेशन ऑल आउट का एक मिशन सक्सेसफुल हुआ है, आप समझ रहे हैं? आप देखें कि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है, इनको भी जो आगे से आगे जो पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन कहां किस तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा अलकायदा जैसे संगठन के एक साथ इतने आदमी लगातार दिल्ली स्पेशल टीम ने एकदम गिरफ्तार किया। और आप देखें कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो उसमें कई चीज खुलासा होगी। जब खुलासा होगी तो ये नेटवर्क को दम तोड़ने वाले जो आप बात कह रहे हैं, उसी हद तक इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह चुके हैं कि, और आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे एनएस जो चाहे लगातार इस पे वो रखे हुए हैं। खास बात बताता हूं, होने की अलवर के पास का ये इलाका होगी और इस पे कार्रवाई की। दिल्ली, यूपी, अलवर को छूता ये इलाका जहां पर ये जंगल बना हुआ है, ठीक है, उसको भेदने में समय समय पर खाकी के पैरों में बेड़ियां रही हैं। आप विश्वास मानिए, गौ तस्करी उस रूट पर होती है ना, और वहां पर इसीलिए तो वो आसानी से वहां घुस गए, क्योंकि हम नहीं घुसते। सुबिल जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस संबंध में, चाहे साइबर क्राइम के मामले में आप ले लो, अलवर के मेवात सेक्टर में आप ले लो, जिस तरह से वहां जिस तरह का रूप वहां ले रखा था, इस तरह की घटनाओं ने कि वहां पुलिस भी कार्रवाई करने से कई बार डरती थी। तो आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, तो कार्रवाई किस तरह से हुई कि जो लोग, अरे भाई नहीं, 2 सेकंड, नहीं, पहले ये बताइए कि क्या ये लोग 2017 में यहां नहीं होंगे या 2018 में नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? और उस वक्त भी तो बीजेपी थी, आप इसको बीजेपी कैसे कर सकते हैं या डबल इंजन कैसे कर सकते हैं? एक बात कहूंगा सुमिल जी, एक अपराध करना, एक व्यक्ति अपराध करना शुरू करता है, फिर जब संगठित अपराध का जब रूप ले लेता है, जब वो गिरोह बन के अपराध करने लग जाता है, जिस तरह से कि एक आतंकवाद की जो, तो आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पहले गिरोह बनाया फिर अलकायदा से जुड़े, या अलकायदा ने हायर किया? अभी कोई जानकारी है नहीं किसी
के बाद उससे नहीं जोड़ रहा हूं मैं, इसकी हाँ। बात अलग कहना चाह रहा हूं। ये नेटवर्क जैसे जम्मू से जहां भी दिल्ली आए, जो भी इनके इनपुट के जो मिले उसके आधार पे जो कार्रवाई है, क्योंकि आप जानते हैं आतंकवादी संबंधी जो अगर इस तरह की घटनाएं चल रही है तो उसके लिए बड़ा सोच समझ के और तरीके से कार्रवाई की जाती है। वो इंटेलिजेंस अपने तरीके से कर रही है, इसको हम ज्यादा खुलासा करके किसी तरह का इसको कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस आतंकवाद के लिए इस तरह के अपराध को अंजाम देने के प्रयास कर रहा है उसको नेस्तनाबूद लगातार किया जा रहा है। अभी आप देखें और परिणाम इस संबंध में आएंगे आपके सामने कि किस तरह से। ठीक है, करणवीर सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। करणवीर सिंह जी, मेरा सवाल ये है, मैंने इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस के रिएक्शंस को देखा है। सफलता से ज्यादा कमियां खोजना यह विपक्ष का दायित्व है। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सधे हुए रिएक्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं? स्वप्निल जी, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सदैव गंभीर रही है और गंभीर इस विषय को देखते हुए गंभीर कमेंट भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीतिक उपक्रम नहीं समझा है इस विषय को। अच्छा। और जिस तरह का आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार देश के अंदर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हमले, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हों, चाहे वो दूसरे सेना के जवानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष से सवाल करती रही है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर आपकी क्या कार्यशैली है, किस तरह की कार्रवाई हुई। आज भी देश का विपक्ष और देश जानना चाहता है एक पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं करणवीर भाई, मुझे लगता है कि मेरे सवाल की गंभीरता को आप समझेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि ये आतंकी मॉड्यूल 9 महीने से नहीं है, उसके पहले भी थे, उस वक्त भी जब गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के हाथ में था और गहलोत राज था। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तब हमारी भी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? स्टेट की इंटेलिजेंस की भी तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। स्वप्निल जी, इसकी गंभीरता को समझ रहा हूं और इसके लिए मैं किस सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, पर कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है और उस विषय को राजनीतिक रूप से जोड़ दिया जाता है। कार्रवाई नहीं हो रही थी तो ये 14 लोग भी नहीं पकड़े जाते ना। इनपुट पर कार्रवाई हो रही है इसलिए ये 14 लोग नहीं पकड़े गए। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई इनपुट आपके समय में आया था? क्योंकि अगर आया था तो फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि एक इनपुट को करौली में आप नजरअंदाज कर चुके थे और उसके बाद क्या हुआ वो सबने देखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर ने कोई इनपुट दिया हो लेकिन कांग्रेस ने एक्शन न लिया हो। अगर कोई सुरक्षा एजेंसी से अगर कोई इनपुट आता तो राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन उस पर रिएक्ट करता। मैंने कहा ना करौली में आपको इनपुट था, आपने रिएक्ट नहीं किया था। होता किया होगा, अगर वो इनपुट नहीं आया तो हो सकता है कि वहां उस समय भी इम्प्लांट नहीं हुए होंगे। कब से चल रहा है, वो नजरों में नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं खामियां तो रही है और उसकी जांच आवश्यक है कि वो किस वजह से, किस ढिलाई की वजह से ये खामियां रही। कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने का सकता है कौन लोग इसके संलिप्त है, ये जांच का विषय। ठीक है योगेन जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक जितने भी सवाल उठाए उसमें से सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जमावड़ा होना, एक ग्रुप बनना, आप ये विश्वास मानिए जिस तरह से ये ब्रेन वॉश वाली बात आती है, हो सकता है इन लोगों ने कई लोगों को अपने प्रभाव में लिया हो। अब इनकी पूछताछ और इनकी निशानदेही के आधार पर और भी चीजें पता चलेंगी। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी ऑपरेशन ऑल आउट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका एक मिशन ही कंप्लीट हुआ है। स्वप्निल जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। देखिए, जो बम ब्लास्ट पहले हुए थे उसमें 9-10 थे अपराधी, लेकिन पुलिस जो है 5-6 ही पकड़ पाई है। आजमगढ़ के अंदर पुलिस घुस नहीं सकती थी, मतलब हम थे यहाँ राजस्थान में उस समय, अगर वहां जावे तो आप अंदर घुस नहीं सकते, आप अपराधियों को लेके नहीं आ सकते बाहर। तो हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या है, जाति और धर्म के आधार पर समर्थन करती हैं, और जब समर्थन करती हैं तो अपराधी इसका फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं तो पुलिस क्या करेगी फिर? पुलिस तो हैंडीकैप है। पुलिस के एक बड़े गांव के अंदर एकदम से कैसे घुस सकती है? इतनी पुलिस तो होती नहीं है। तो जब तक राजनीतिक सपोर्ट पीछे नहीं होता, जब तक कोई भी किसी भी प्रकार की पुलिस काम नहीं कर सकती। जैसे अब देखिए आप भरतपुर में चल रहा नहीं चल रहा मेयो में है, तो यही आईजी जो आज लगे हुए हैं, यही कांग्रेस के शासन में भी पहले वही लगे हुए थे। 6 महीने तक आईजी रहे, डीआईजी हुआ, और अब दोबारा गए तो अब इन्होंने कितने सारे पकड़ लिए। तो क्या है, पॉलिटिकल विल जरूरी होती है, और अगर पॉलिटिकल विल में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, इनको अगर छोड़कर देखा जाता है तो ये उचित नहीं है। विश्वास के साथ मुखबिर तंत्र को बनाना और उसको एक्टिव रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें मुझे लगता है कि फेलियर है। एक विशेष जो जिस संप्रदाय के लोगों को ये पकड़ते हैं, स्वप्निल जी, मैंने नौकरी की है, आप इनके मोहल्ले में से नाम लेकर के, वल्दियत लेकर के किसी को लेके नहीं आ सकते। आपके सामने 3 खड़े हो जाएंगे एक ही नाम के, उनने कहा साहब ये राम है, ये राम है, पिताजी का नाम मेरा ही है, बोलो क्या काम है। मतलब वहां जाते ही आपसे ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप लेके क्या आएंगे वहां से, और उसके लिए आपको इनपुट और उसके लिए आपकी आईबी, तो आईबी भी इसी प्रकार की होनी चाहिए कि वो उसमें जा सके, उसमें अंदर जाकर के उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सके। इस प्रकार की आईबी चाहिए ना। लेकिन इस प्रकार के मोहल्ले या इस प्रकार के काम करने के लोगों के बीच में साधारण पुलिस अंदर नहीं जा सकती। इसके लिए ये सूचनाएं बाहर से इकट्ठी की जा सकती हैं भाई, जो सूचना तंत्र है, जो कंप्यूटर माध्यम है, जो इंटरनेट माध्यम है, इसके माध्यम से ही ये सूचनाएं प्राप्त की जाती है। फिर जब कंफर्मेशन हो जाता है, आज भी तो कार्रवाई हुई, तब उसको पकड़ के लेके आते। पर आज भी तो कार्रवाई हुई। हाँ, तो ये रेड की तरह से की गई, ये जो कार्रवाई हुई है ना, ये इंडिविजुअल इतने लोगों का पहले ट्रेस आउट कर लिया कंप्लीट कि ये कहां पर अवेलेबल है, किस किस जगह इनकी सूचना है, इनके मोबाइल लोकेशन पे डाल दिए, वॉइस लॉकर पे डाले गए हैं। फिर तो ये सब करने के बाद में ये कार्रवाइयां हुई है। ये इतनी आसान नहीं है कि एकदम जाकर के उठा कर ले आए, इनको सूचना दी। लेकिन कई दिन की मेहनत है इसके अंदर, ठीक है, तब जाकर के ये लोग पकड़ में आए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं विकास सोमानी जी, जैसे मेवात क्षेत्र की बात है, ठीक है, साइबर का गढ़ एक दिन में नहीं बना, वहां पर गौ तस्करी कोई आज से नहीं हो रही है, या वहां पर जो मीट मंडी लगी वो कोई आज से नहीं लग रही थी, वो काफी समय से लग रही थी। उस समय में भी जब राज्य सरकार थी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और उस समय भी आपने चीजों को फेस किया, आप कौन सा उसे ध्वस्त कर पाए? मुखबिर तंत्र तो हम ही नहीं बना पाए। अब मसला यह है कि क्या इनपुट्स स्टेट यूनिट्स जुटा ही नहीं पा रही आपके अंडर में? अगर उनका तुष्टिकरण था तो फिर आपका क्या था? आपका क्या था जिसकी वजह से वो फलता फूलता रहा? देखिए सुमिल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो कार्रवाई हो रही है और किस कानून के तहत, हमारे भी जोशी साहब कह रहे थे, जो गिरफ्तारी करने जाए किसी एक विशेष धर्म को तुष्टिकरण के चलते कांग्रेस सरकार ने जब बढ़ावा दिया। आप देखें, रामनवमी के दिन तो धारा 144 से लगाई जा रही है, और जब मुहर्रम और ताजिया निकलता है तो उनको खुली छूट दी जा रही है। तो हमारे वोट बैंक को, बात सिर्फ धर्म विशेष की नहीं है, बात सिर्फ धर्म विशेष की नहीं है विकास भाई, बात इसकी है कि अगर आप किसी जाति विशेष की भी बस्ती या कॉलोनी में जाएंगे तो आपको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, आपका आनंदपाल एनकाउंटर के वक्त जो कुछ भी एपिसोड यहाँ पर हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो अपराध में, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप आनंदपाल से इस घटना को नहीं जोड़ सकते। नहीं, मैं इससे नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ धर्म विशेष की नहीं, कई बार ये कंडीशन जाति विशेष के साथ भी आती है। आप सुनिए, उसमें जो कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा, यहाँ क्या है कि पूरा ही एक गिरोह, एक समूह उसी कार्यक्रम में लग रहा है, और पूरा एरिया बना रखा, उन्होंने एक एरिया को डिनोट कर रखा है कि इस एरिया में ये कार्रवाई होगी। खुलकर के ये 6 गिरफ्तारियां कम हुई है बाकी स्टेट की नजर में, बोलिए। नहीं, 6 गिरफ्तारियां नहीं, अभी गिरफ्तारी और होगी। आप ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गया, ये दिल्ली स्पेशल टीम जो कर रही है, इलाका ही लगभग वैसा है। देखिए, मैं आपको नहीं उस इलाके की बात नहीं करना चाहूंगा, वो जैसे मान लो साइबर क्राइम की अलग अलग जो जिस अपराध में जो लिप्त है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई और रही बात दूसरी है मैं आपसे कि जैसे जोशी जी लगातार जो कह रहे हैं कि इस बात को कानून की एक बहुत बड़ी पेचीदगी थी कि जिसके आधार पर सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है कि उसमें सख्त सजा और सख्त कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप समझ रहे हैं, उसकी वजह से आज की डेट में पुलिस में कंफ्यूजन आया है। पुलिस में हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी क्या है, लोग अभी भी पुराने ही कानून याद रखे हुए हैं, उनको नए कानून याद नहीं हुए, आपसे कहना और उसकी वजह से डे टू डे का काम प्रभावित हो रहा है। अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है कि साइबर क्राइम और डिजिटलाइजेशन क्राइम और मोबाइल के आधार पर आप क्राइम होना लगा है। देखो सुनो मेरी बात, आप मुझे समय जो बदलने लगा है, जब आईपीसी सीआरपीसी बनी हुई थी जिस समय भी मोबाइल वगैरह डिजिटलाइजेशन इतना था नहीं, अभी इतना हो गया, तो अधिकतर जो अपराध और जो क्राइम हो रहे हैं, आप देखिए कि मेवात में कितनी सिमें मिली, और जिस तरह से नेटवर्क खड़ा करते तो नेटवर्क खड़ा करने का माध्यम एक सिम है। एक सिम जो मोबाइल
मोबाइल की होती है, उससे नेटवर्क इतना बड़ा चलता है। और इस नेटवर्क के लिए डिजिटल का जो भी उसके एविडेंस है उसको प्राथमिक दृष्टि से माना जाए और उसे जैसे कोई बयान गवाह सब उस पर लिए जाए, तो उसमें कहीं आप देखें कि सख्त कार्रवाई होने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, आप पुलिस में रहे हैं, लगातार लोगों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी कार्रवाई चलती भी रहती है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ सरकारें राजनीतिक संरक्षण देती है तो मजबूरन प्रशासन को छोड़ना पड़ता, नहीं तो प्रशासन की इतनी बड़ी ताकत ठीक है। है, तो मेरा कि प्रशासन को सवाल पकड़ है ले। करणवीर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकी पकड़ा जाए तो कांग्रेस उसमें आतंकी देख रही है या एक भटका हुआ मुसलमान आदमी? मैं सीधे पूछ रहा हूं। स्वप्निल जी, आतंकी तो आतंकी है, उसके अंदर मुसलमान, जाट, दलित, SC, ST, OBC, भारतीय जनता पार्टी का काम है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा सुबिल जी कि दिग्विजय सिंह जी, इनके कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, इस अलकायदा के सुप्रीमो जो ओसामा बिन लादेन जिनको उड़ा दिया जाए, फिर बाद में उनको ओसामा जी कहकर संबोधित किया, फिर कांग्रेस किस हिसाब से बात कर ठीक है, सकती है? करणवीर सिंह जी आप अपना जवाब दें। विकास सोमानी जी, पुरानी बातों को आप हवा देकर आप चाहते हैं पुरानी कि इसको बातें, फिर मैं सांप्रदायिक आपके करने कांग्रेस के नेता की बात बता रहा हूं। जवाब तो हो जाने दीजिए। हाँ, से कहा जाना चाहिए देश की सीमा, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का मामला है। आज आपके पड़ोसियों लेकिन करणवीर भाई देखिए, कांग्रेस पर क्या आरोप लगते रहे हैं कि जब भी देश के जवान कोई कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस सवाल उठा देती थी। आज भी वही देखने को मिल रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार से अगर सवाल किया जाए तो ये सेना पे सवाल नहीं है। अगर पुलवामा के अपराधियों की बात की जाए तो सेना पे सवाल नहीं है। अगर ये जानना चाहे विपक्ष कि पुलवामा के अंदर RDX कहां से आया, कौन अपराधी थे, क्या उनको सजा हुई? मैं विकास सोमानी जी बैठे पिछले 12-13 साल के अंदर लगातार ही सरकार में 10-12 साल से, इनके बताइए कितने आतंकियों को उन्होंने फांसी के फंदे में झुलवाया? आप ये तो देखिए कि कार्रवाई क्या की, क्या कोई अपराधी पकड़ा गया अभी तक? आज पकड़े गए, आज पकड़े गए, कई आतंकवादी आज पकड़े गए, लगातार वो आतंकवादी राज शिकंजा खोलेंगे, कसा हुआ है। आज पकड़े गए, राज खोलेंगे। हमें लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। मुठभेड़ में कई आतंकवादी मार गिराए जा रहे हैं। जमानत मिली उसके पीछे बता पाएंगे आप? ठीक है, तमाम तरह की बात है। ठीक है, ठीक है। योगेन जी, आपने जब तमाम तरह के बम ब्लास्ट की बात की तो मुझे एक खास वक्फा याद आया। आपने जब गोकुल चाट सेंटर वाली हैदराबाद की बात की, उसके कुछ सालों के बाद एक बार फिर हैदराबाद में ब्लास्ट हुए थे। दिलसुख नगर ब्लास्ट की रिपोर्टिंग मैं कर रहा था। जैसे जैसे मेरी रिपोर्टिंग आगे बढ़ रही थी, ये जानकारी मिली कि इनपुट तो 2-3 दिन पहले से थे। सरकार ने उस पर लेट रिएक्ट किया या नो रिएक्शन दिया। अब उस वक्त किसकी सरकार थी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सेंटर में जिसकी भी सरकार हो, वो किसी भी घटना के बाद ये बताती है कि हमने इनपुट दिए थे, सरकार ने लेट रिएक्ट किया। और ये पोजीशंस बदलती रहती हैं सरकारों की। आपका जो डिले वाला पॉइंट है, क्या उसका ये एग्जांपल है? क्योंकि अगर ये है तो फिर तो ऑपरेशन ऑल आउट के सामने अभी और भी कई दिक्कतें हैं। चैलेंज बड़ा मुश्किल है, रास्ता बहुत मुश्किल है। स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब हमने भी फील्ड में काम किया है। जैसे हम ये सोचते थे कि इस अपराधी से कौन अपराधी कब से बात कर रहा है, तो मैंने एक रिपोर्ट बना के दी कि साहब देखो ये आदमी इससे बात कर रहा लगातार, अगर 2-3 दिन में इसको नहीं पकड़ा गया तो ये बात करना बंद कर देगा। मैं ट्रांसफर हो गया, मैं चला गया। आप देखिए 4-5 दिन बाद वो टेलीफोन करते हैं मेरे पास अफसर, बोले भाई वो तो अब उठा ही नहीं रहा टेलीफोन, उसका तो टेलीफोन ही बंद है। मैंने कहा मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब मैं किसी चीज को लाया हूं कहीं से, उसको सूचना मिल गई कि ये वहां जाकर के अजमेर से ले आया, और अब वो चीज मैंने आपको बता दी कि ये तैयार है, आप इसको पकड़ोगे तो ये चीज खुल जाएगी। लेकिन उसके लिए यहाँ जो उस समय में सरकार थी, उस सरकार में से कि साहब मंजूरी कौन ले वॉइस लॉगर पर लगाने की, टाइम लगेगा बस, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम निकल गया टाइम, वो अपराधी अपने वॉश आउट हो गए। फिर क्या कर लेते आप, कोई पकड़ थोड़ी सकते हो। तो ये चीजें क्या है साहब, ये तुरंत टाइम पे करने वाली होती है। अगर आज सूचना आई है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। अब उसके लिए आप अनुमति लो, उसके लिए कोई, मैं ये कह रहा हूं जब से हमारे देश में इन अपराधियों के अंदर राजनीति घुसी है और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है, एक दूसरे की आलोचना करना हो गया, एक अपराधी है किसी का है, अपराध और आतंकवाद को तो हम अलग रखेंगे ना। आतंकवादी तो किसी का नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, कहने की बातें हैं, हर अपराधी के पीछे कोई न कोई राजनीतिक पीछे। अब आप बताइए, बड़ी बड़ी गैंगें चल रही है इंडिया में, वो गैंगें ऐसे हो जाती है क्या? मतलब सरेआम गोलियां चल रही है, नहीं, ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अपराधी और आतंकी
ओहो, आतंक कैसे नहीं है भाई? आज कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उनके लिए क्या राजनीतिक पार्टियां वहां से बोलती नहीं है? ठीक है। सारे बोलते हैं, देश में अंदर के बोलते हैं, बाहर के बोलते हैं। पहले ये तो चुप हो, हम आतंकवादियों के बारे में क्या क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, ये तो चुप हो। ठीक। कोई हिसाब मांगता है, कोई क्या करता है, वहां इतने 40 आदमी मर गए, आपने क्या किया, अब तक पकड़े नहीं, फलाना नहीं किया। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। और जो भी सरकार में जो सरकार है या पुलिस है, जो स्पेशल ब्रांच से जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो योगेन जी ने दी है, उसके हिसाब से अंत में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो कार्रवाई आज हुई है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो आप उसको टाइम के झमेले में नहीं फंसा सकते, जितना जल्दी एक्शन हो। क्योंकि अगर किन्हीं को ट्रेनिंग दी गई है तो वो यहां वहां रन करेंगे, हाइड आउट की कोशिश करेंगे। जितना जल्द से जल्द हो सकता है पूछताछ कंप्लीट कर इस ऑपरेशन ऑल आउट को सचमुच ऑल आउट कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।